अस्सलाम वालेकुम। सीएनसी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। और आज के शुमारे में, इस खास शुमारे में हमारे साथ बांडीपोरा की मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी कारकुन हमदा जान साहिबा है। और आप सब जानते हैं जिस तरीके से 100 रोजा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो मुहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने छेड़ी थी, उसी सिलसिले में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बांडीपोरा पहुंचे। एक मेगा जो है पद यात्रा जो है रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत खुद जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने की। और उनके हमरा कहीं हमने देखा बांडीपोरा की आवाम के साथ साथ वहां के जो बच्चे थे स्कूली वो थे, और कहीं समाजी सियासी कारकुन भी नजर आए। और उस पद यात्रा में बांडीपोरा की सियासी और समाजी कारकुन जो है आमदा जान साहिबा ने भी शिरकत की थी। जान साहिबा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे आज की पद यात्रा जिसमें आपने भी शिरकत की, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिसकी सदारत कर रहे थे, किस तरीके से इस पद यात्रा को आप देखती है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मैं गवर्नर साहब के इस मिशन को, जो ये पद यात्रा उन्होंने इस नशा मुक्त अभियान के ऊपर ये मुहिम छेड़ी है, हम उसकी खैर मुकदम करते हैं, उनको दिल से तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उनका मोस्ट वेलकम करते हैं कि उन्होंने बांडीपोरा का आज लास्ट टाइम पे रुक किया है, तो हम उसका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। साथ साथ में उन्होंने जो बांडीपोरा के लिए ये मुहिम छेड़ी है, हर एक जम्मू कश्मीर के लिए, अब बांडीपोरा का लास्ट टर्म पे आए तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस पे कदम उठाया और बांडीपोरा का रुख किया। और आज बांडीपोरा में आए तो उन्होंने यहाँ बांडीपोरा की पूरी आवाम उसके साथ जुट गई इस नशा मुक्त अभियान के साथ। हम उसका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और बांडीपोरा की आवाम का भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और साथ साथ में गवर्नर साहब ने ये अच्छा कदम उठाया है, जो जो इस नशा मुक्त अभियान के साथ ये जुड़े हैं, तो हर एक इसमें जुड़ना चाहे ताकि ये जो नई पौध है हमारी ये बच जाए और जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व है वो एहतियात करे, परहेज करे कि उनके घर भी बच जाए, उनकी जिंदगियां भी बच जाए। ये अच्छा कदम है, लेकिन मेरा मानना है कि गवर्नर साहब ने जो ये मुहिम छेड़ी है, इसके साथ साथ और एक मुहिम उसको चलानी है, वो है करप्शन। करप्शन और नशा, मैं इसको एक ही तराजू में तोलती हूँ, क्योंकि करप्शन भी एक नशा है जो आजकल के यूथ ही नहीं, आजकल के हर डिपार्टमेंट में करप्शन जो है वो फैली है, जिसकी सबसे मेन वजह रही है यहाँ के जो नौजवान है जो इस नशे में मुब्तला हो गए हैं, तो वो इस करप्शन की वजह से। अगर हम प्रीवियस सरकार की बात करें, जो हमारी महबूबा जी की जब सरकार थी, जब पीडीपी की हुकूमत थी, तो उस टाइम जब पीडीपी में बैकडोर एंट्रियां हुई है, जो उन्होंने चोरी छुपे मुलाजिम लगाए, जो उनकी रैलियों में काम करते हैं, जो उनके झंडे लहराने वाले थे या पोलिंग बूथों में थे या रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने उस टाइम वो बैकडोर इंट्रिया करके जो रिक्रूटमेंट बोर्ड का, तो उसको पीछे रखा है और चोरी छुपे मुलाजिम लगाए हैं। तब जो यहाँ डिजर्विंग थे, जो हक रखते थे, जो वेल एजुकेटेड थे, चाहे वो बाहर से डिग्रियां करके आए हैं या पीएचडी स्कॉलर है, बहुत सारे ऐसे ऐसे वेल एजुकेटेड पर्सन थे जिनको हक मिलना चाहिए था, उनका हक मिला नहीं। और वो लोग इस करप्शन के वजह से इस नशे में मुब्तला हो गए। अगर हम अच्छी तरह से इस पे जांच करेंगे, इसको अच्छी तरह से देखेंगे, तो वो करप्ट हमारा जो नशा यहाँ लोगों में, यूथ में फैला है, वो ड्यू टू दिस की जो करप्शन यहाँ फैली थी, जो महबूबा जी ने यहाँ रिक्रूटमेंट की थी, तो उस वजह से जो नौजवानों का हक था वो उनको मिला नहीं, उनको पीछे रखा गया है। तो उस वजह से यहाँ नशा जो है आम हो गया है, क्योंकि जो यूथ है वो नशे में मुब्तला। अगर हम वेल एजुकेटेड पर्सन को देखेंगे, वो या तो वो रेडियो पे फ्रूट बेचता है या तो वो मजदूरी करता है। जो अनएम्प्लॉयड यहाँ पे वेल एजुकेटेड नहीं था, जो अनपढ़ जिसको हम कहते हैं, अगर वो वेल एजुकेटेड के सामने ड्यूटी पे जाता है, तो जो ये वेल एजुकेटेड इंसान है, जो ये यूथ है, जो जनरेशन थी, जो इनको देखता है एक नाकाबिल जो नौकरी करने जाता है, तो जो मुला ये वेल एजुकेटेड है उसके जहन पे बुरे असरात हो जाते हैं और जहनी मुंतशिर, वो बीमार, जहनी बीमार हो गए हैं, तो वो नशे में मुब्तला हो गए हैं और नशे में लथपथ हो गए। मगर उसकी वजह रही है यहाँ की करप्शन, जो महबूबा जी ने अपने दौर में लगाए हैं मुलाजिम, चाहे वो उनके रिलेटिव नहीं, या और उन्होंने 15 दिन का जो कैश कोर्स करवाए, जो मैक्सिमम आईटीआई का कोर्स होता है 2 इयर्स का, उन्होंने वो 15 दिन का कैश कोर्स करवाया। उन्होंने पीडीडीबी में, पीएचई में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, यहाँ से अगर हम हसीब द्राबू की बात करेंगे, उन्होंने जो एमबीए करके बाहर से आए थे बेचारे, उनको हक मिला नहीं, उन्होंने बैंक में इतने मुलाजिम लगाए हैं, तो उस वजह से यहाँ नशा जो था वो लोग यूथ में बढ़ गया था। अब गवर्नर साहब ने इस पे मुहिम छेड़ी है, ये नशा, इस पे काम करना उन्होंने स्टार्ट किया है कि नशा खत्म हो जाए, ताकि हमारी जो
जनरेशन है, जो न्यू पौध है वो बच जाए। लेकिन गवर्नर साहब से मेरी ये अपील है कि जैसे उन्होंने इस पे कदम उठाया वैसे उनको इस करप्शन पे भी कदम उठाए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने ये करप्शन की है उस टाइम, जिन्होंने लोगों का, इन हमारी जो यूथ जो जान बूझ कर उनके साथ जुल्म किया गया है, और महबूब जी ने किया है उस टाइम, तो मैं गवर्नर साहब से अपील करती हूँ कि उस पर भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी कमीशन लगनी चाहिए, उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो ये हमारी न्यू जनरेशन जो यूथ है, जो जिन यूथ का कहना है कि हमारा जो जमहूरियत पे एतमाद था वो उठ गया है, ताकि उनका एतमाद बढ़ जाए और रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है वो अच्छे से काम करे, और उनको जो उस टाइम पीडीपी सरकार में जो लेजिस्लेटिव मेंबरान थे जिन्होंने बैकडोर इंट्रिया की थी, तो आज वो दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं, दूसरी पार्टियों में उन्होंने ज्वाइन किया है। लेकिन जो उस वक्त उन्होंने घोटाले किए, उस वक्त उन्होंने चोरियां की है, तो उनके भी ऊपर भी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और गवर्नर साहब ने जब यहाँ मोदी साहब आए थे तो उन्होंने कहा था जो बाप बेटे की सरकार है, बेटी बाप की सरकार है, ये करप्शन में लथपथ है। तो गवर्नर साहब ने कहा था, वजीर आजम ने कहा था कि इस पे हम काबू करेंगे, या रियासती सरकार ने कहा था ये करप्शन खत्म करेंगे। लेकिन करप्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उस पर तो कोई काम नहीं हुआ है, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर देखेंगे तो छोटे मुलाजिमों को पकड़ा जाता है। मेरा मानना है, मैं गवर्नर साहब से अपील करती हूँ कि जो लेजिस्लेटिव मेंबरान इसमें इन्वॉल्व है, या पीडीपी की सरकार जब रही थी, या जो महबूबा जी ने उस वक्त जो बैकडोर इंट्रिया की है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लिए जांच होनी चाहिए, उनका कमीशन लगना चाहिए, जिसकी जांच, जिसकी सफाई हाई कोर्ट जज करे, ताकि जो यूथ का एतमाद है वो बढ़ जाए। और साथ साथ में गवर्नर साहब को ये भी करना चाहिए कि जो इन्होंने सिक्योरिटी रखी है, उनको जड़ सिक्योरिटी, अगर कोई चोरी करता है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, चोरी करने वाले को जेल होती है, उसके लिए जेल होना चाहिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए, उसके लिए जड़ सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो उस पे भी उनको कार्रवाई करनी, जो इनके ऊपर जो उन्होंने जड़ सिक्योरिटी रखे, ऑलरेडी खजान आमरा पे बोझ है, और आजकल इतने डिलीवेजर्स इनका आज हक बनता था, उनको हक मिला नहीं। उस वजह से वो महबूबा जी ने उनके साथ जुल्म किया है। आज नेशनल सरकार को उनको परमिट करना पड़ रहा है, और से वो रेगुलाइज हुए ही नहीं। ये महबूबा जी की दीन है, उन्होंने उस टाइम उस वक्त इतने घोटाले किए, आज वो इस सरकार वो भुगतना पड़ता है। और आज बड़ा दिन आ रहा है तो उन डिलीवेजरों को ना सैलरी मिल रही है, चाहे उसमें कोई भी हो, आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, या मिड डे मील से, आज बड़ा दिन है तो उस पे उनको सैलरी भी नहीं मिल रही है। ये महबूबा जी की मेहरबानी है। तो गवर्नर साहब को इस पे भी ईद के बाद कदम उठाना चाहिए, और इस करप्शन को भी पे रोक लगानी चाहिए, ताकि जो यूथ है वो इससे भी बच जाए, और जिनका हक है उनको वो मिलना चाहिए। जी मैम, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरीके से लद्दाख में जो है काजबल लेवल डिलीवरी उसको कहीं न कहीं रेगुलराइजेशन की पॉलिसी में लाया गया, या फिर कहीं न कहीं उनकी सैलरी इंक्रीज़ हुई। जम्मू कश्मीर के जो कैजुअल लेबर या डिलीवरी है, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? देखिए, जब उमर साहब की सरकार बनी थी तो उन्होंने पहले ही अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां जो यहाँ पे डिलीवेजर से 50 में उनको तो परमिट करेंगे, चाहे उसमें कोई भी आ। लेकिन एसपीओज या और जो छोटे मुलाजिम है, जो लिटरेचर, चाहे वो पीडीडी में है, पीएचई में, या कहीं हेल्थ सेक्टर में, उनको वो रेगुलाइज करेंगे। लेकिन अभी तक तो 1.5 साल हो गए, उन्होंने 6 मंथ का टाइम मांगा था कि हमने इसमें कमेटी बनाई है, 6 मंथ तक ऑलमोस्ट इनको रेगुलाइज करेंगे, लेकिन अभी वो 6 मंथ आए नहीं। ऑलमोस्ट 2.25 साल होने को आए हैं, अभी कोई रेगुलाइजेशन हमने देखी नहीं, किसी डिलीवेजर को रेगुलाइज करते हुए देखा नहीं। अगर उनको रेगुलाइज अभी उसमें टाइम लगेगा, तो रियासती सरकार को चाहिए कि जब तक उनको रेगुलाइज किया जाए तब तक उनको मिनिमम जो इनके वेजेस बनते हैं वो तो 50,000 करे। और जो ये मुबारक दिन आ रहा है, ईद उल अजहा आ रहा है, तो इस पे इनके भी घर में पीछे अयाल है, इनके भी घर है, इनके भी बाल बच्चे हैं, तो रियासत सरकार को चाहिए कि वो इस मुबारक दिन पे इनको भी एक तो रेगुलाइज का प्रोग्राम जो है वो पूरा करे, और उस पर जल्दी से जल्द कार्रवाई करे, और साथ साथ में जो इनकी पेंडिंग सैलरीज है, पेंडिंग वेजेस है, वो इनको इस दिन पे मुहैया किया जाए, फराहम करे, ताकि इनके भी घर ये भी अच्छी तरह से ईद मनाए। तो रियासती सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए जल्द से जल्द, तो इनके जो हक है वो इनको मिलना चाहिए। बाकी जो डिलीवेजर, चाहे उसमें मिड डे मील है, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, या कैजुअल लेबर्स जो भी है, उनको उनको वेज देने चाहिए, और कम से कम तब तक 50,000 उनकी करनी चाहिए।
जी मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बांडी पोरा की तामीर और तरक्की को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर हम बांडीपोरा की तरक्की की बात करें तो आज ये हर एक ने देखा है, गवर्नर साहब ने आज खुद देखा है, उसको ज़मीनी सतह से आना चाहिए तो उसको बांडीपोरा रोड से आना चाहिए, तो वो गांदरबल के रोड से आ गया, या तो उसको हेलीकॉप्टर में आना था तो वो आए, आज गवर्नर साहब जो आए हैं वो आज गांदरबल के रोड से आए। तो ये बांडीपोरा के हर एक फर्ज जानता है। बांडीपोरा ही नहीं, अगर हम बांडीपोरा की बात करें, पहले तो हम अपने रोड की बात करें। यहाँ पे तो ना हमें रोड मिल रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 4 लाइन बना है, हमारे बांडीपोरा में अभी तक 2 वे नहीं बना है। अगर 2 वे की बात भी नहीं करेंगे, जो हमारे बांडीपोरा की जो हमें राजधानी से कनेक्ट कर रहा है ब्रिज, दो जो निन्नारा का ब्रिज है या गरूरा का ब्रिज भी आखिरी मोड़ पे है, वो आखिरी सांसें ले रहा है। और निन्नारा का ब्रिज है, ऑलमोस्ट उसको 9 मंथ्स होने को आए हैं, अभी वो कट ऑफ ही है बांडीपोरा, हम राजधानी से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो जो सोपोर बांडीपोरा का रोड है, उसमें वाटलब में एक पुल बना था, उसको बहुत साल हो गए, अभी वो फंक्शन में नहीं है। तो बांडीपोरा की तरक्की को अगर हम देखेंगे, हमें नहीं लग रहा है कि बांडीपोरा पे जीरो लेवल में हमें कोई डेवलपमेंट नजर आए। ना हमें यहाँ देखिए 3 एमएलए होके, जैसे हमारे संबल सोनावारी से भी और गुरेजी साहब भी है, हमारे प्रेजेंट यहाँ के बांडीपोरा के मेन जो निजामुद्दीन भट्ट साहब है, अगर जीरो लेवल पे देखेंगे हमें कहीं नजर आ रही है डेवलपमेंट? हमें उन्होंने दिया क्या है? ना आज तक हमें कोई वुमेन्स कॉलेज मिला है, ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ना मेडिकल कॉलेज। अगर हम यहाँ हॉस्पिटलों की बात करेंगे तो मेडिकल फैसिलिटी तो ऑलमोस्ट मिल ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे वो सुविधाएं नहीं मिल रही। आज अगर हम रोड की बात करें, जो बांडीपोरा के पेशेंट को, जब हमें खासकर प्रेग्नेंट लेडी को श्रीनगर जब भेजना पड़ता है या एलडी के लिए, तो उनको कितने मुश्किलात का सामना कर, ये वही बंदा जानता है। और जो ट्रांसपोर्टर्स है या हमारे स्कूली बच्चे जिनको श्रीनगर जाना होता है, तो उनको कितना टाइम लगता है, तो वो रोड की वजह से, क्योंकि रोड हमारे पास है ही नहीं। हर जगह में 4 लाइन बना है, हमारे बांडीपोरा में अभी 2 वे भी नहीं बना है। तो ना हमारे पास यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ना फिशरीज यूनिवर्सिटी है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना कोई सुविधाएं है, टूरिज्म भी खत्म हो गया है। आप हमें बताइए बांडीपोरा में डेवलपमेंट कहाँ पे नजर आ रही? आप भी यहाँ हर एक बंदा जानता है कि जो तीनों एमएलए है, उन्होंने बांडीपोरा को धोखे में रखा है। 3 बार उनको मैंडेट दिया था, हमने सोचा था कि ये कुछ करके लाएंगे, बांडीपोरा की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, मगर हर एक ये यूथ का कहना है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये हर एक बांडीपारा का फर्ज आज कहता है कि हमने उस वक्त अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है जब हमने इन एमएलए को वोट दिया है। इन्होंने हमें मुसीबत में डाला है। मेरी नजर में भी यही सोच रही हूँ कि एमएलए तीनों फेल हो गए हैं। इन्होंने असेंबली में कोई चीज ना मांगी है। अगर ये वहां तीनों उठते तो बांडीपोरा के लिए लड़ते क्या, क्योंकि यहाँ पे रोड भी नहीं है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे बच्चों के लिए वुमेन्स कॉलेज नहीं है, कश्मीर यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है। अगर हम टूरिज्म की बात करें, वो तो बहुत पीछे है। या हमारी जो यहाँ बांडीपोरा में फिशरीज जो मछलियां बेचने वाली लेडीज है, उनके लिए एक छोटा सा शेड नहीं बना रहे हैं, या हर जो वहां से मामूली होता है वॉशरूम, वो नहीं बनाया इन एमएलए ने। या जो यहाँ से बाहर से बकरवाल गुजर बकरवाल आ रहे हैं यहाँ, उनके लिए कहीं पे कम्युनिटी हॉल बना है या कोई शेड बना है उन्होंने। और कल ही आपने रिसेंटली देखा कि गांदरबल में जो बाहर से आए थे वो बकरवाल बेचारे, उनको कितना नुकसान हुआ है। और साथ साथ में भी रियासती सरकार से मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे बागवान है, जिनका ऑलमोस्ट इतना नुकसान हुआ है इतने सालों से, आजकल तो पर कुछ दिनों में इतना चालाबारी हुई है, तो उनके जो उनका लोन है, किसान लोन है, वो उनको माफ किया जाए। और जो उनका कंपनसेशन मिलता है, उनको रिलीफ है, वो उनको टाइम पे देना चाहिए। और जहाँ पे गरीबों की जो इतनी बिजली ये इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली का उनका फीस उनको भी वो माफ किया जाए, क्योंकि इस ईद उल अजहा को देख के उन गरीबों को भी इंसाफ मिलना चाहिए और बागवानों को भी वो मिलना चाहिए, हर एक को। और डिलीवेजर जो है उनकी भी अपनी सैलरी इस टाइम पे मिलनी चाहिए। तो बांडीपोरा की डेवलपमेंट की बात करें, बांडीपोरा जीरो लेवल पे है, कहीं पे डेवलपमेंट नहीं है। मैं कहती नहीं हूँ, ये हर एक बांडीपोरा का फर्ज कहता है कि बांडीपोरा, आज गवर्नर साहब को ये पता चला कि हमें कहाँ से आना पड़ा है, ये सारी ये एमएलए को भी पता था कि अगर कोई भी वहां से आ जाए वो किस रोड से आए, क्योंकि बांडीपोरा का रोड कट ऑफ है, हमें राजधानी से कट करके रखा है। ये हमारे एमएलए की दीन है, तो डेवलपमेंट कहीं नजर नहीं आ रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और बांडीपरा के अहम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए। मजीद ऐसे शुमारे लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। फिर से एक बार बता दें कि ये हमारे साथ बांडीपरा की मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी कारकुन हामिदा जान साहिबा थी, जिन्होंने बांडीपरा के कई मुद्दों को लेकर बात की, खुसूसन जो एंटी ड्रग कैंपेनिंग इस वक्त चल रही है, जिसे लीड खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कर रहे थे, और एक मेगा बड़ी पदयात्रा रैली जो जिसका इनेकाद आज बांडीपरा में हुआ, और उसकी सरबराही जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने की, और उस हवाले से भी बात की। और कई और मुद्दे थे बांडीपोरा जिले के, जिनके हवाले से और जम्मू कश्मीर के कुछ मुद्दों के हवाले से हमने बात की। मजीद ऐसे शुमारे लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिएगा CNC के साथ।